इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो दूसरे टर्म के लिए तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है और वापस एकेडमिक्स में लौटना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं। और इस विषय पर हम लोग लगातार कॉरपोरेट्स के दिग्गजों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष मारीवाला थोड़ी देर पहले थे, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। अभी एक तरीके से तो शॉक ही आया क्योंकि अभी तक तो क्वाइट रहे थे एक दो महीने से, तो मुझे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ना कर देंगे। तो यू कैन से इट्स लिटिल बिट ऑफ अनप्लेजेंट सरप्राइज। थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा टेम्पररी, मगर मेरे हिसाब से वो इतना सीरियस नहीं होगा कि हमको इतना इम्पैक्ट होगा। तो लगातार हमारे साथ कॉर्पोरेट दिग्गज जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल सर्कल से भी ये लोगों से हमने बात की, लेकिन थोड़ी देर पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सपर्ट एवी रजवाड़े हमारे साथ थे, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर स्वामी तो पहले से ही वो किस प्रकार के स्टेटमेंट करते हैं उसके बारे में वो तो बड़े मशहूर है कि, तो मेरे ख्याल से उसका कोई ज्यादा असर हुआ नहीं है इसके ऊपर। ये उनका खुद का ही निजी फैसला है और उसको सब लोगों ने उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और राजन के बयान के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका क्या कहना है आपको बता रहे हैं। सरकार राजन के अच्छे कामों की तारीफ और प्रशंसा करती है, जेटली का कहना है, और उनके उत्तराधिकारी की जल्द घोषणा की जाएगी। यानी कि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब दूसरा टर्म नहीं मिलेगा रघुराम राजन को। सरकार तारीफ करती है, प्रशंसा करती है रघुराम राजन के काम की जो उन्होंने 3 साल में किए हैं, और उनके उत्तराधिकारी की जल्द घोषणा की जाएगी। उनका सक्सेसर कौन होगा उसकी घोषणा जल्द होगी। 4 सितंबर को टर्म खत्म हो रहा है रघुराम राजन का। इस बीच देखिए, इस पर हुआ ये भी है कि कुछ हद तक जिसे कहते हैं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई जी। तो मिस्टर जेटली से पहले मिस्टर चिदम्बरम ने अपना बयान दे दिया कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, व्यथित हूँ। कांग्रेस की जितने भी वॉइसेस इस समय आ रहे हैं या फिर इवन शरद यादव वगैरह का जो रिएक्शन हमने देखा वो यही था कि ये अच्छा नहीं हुआ। अब ये सरकार के ऊपर है कि किस तरह से इसे टैक्टफुली टैकल किया जाए। लेकिन मिस्टर जेटली ने जाहिर सी बात है कि आज अपना जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब एटलीस्ट ये डिबेट खत्म हो चुका है कि मिस्टर राजन को दूसरा टर्म मिलेगा या नहीं। क्योंकि आज जब मिस्टर राजन ने बयान दिया और आरबीआई के कर्मचारियों को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही थी कि देश को और सरकार को जब जब उनकी सेवा की ज़रूरत होगी तो वे उसके लिए तैयार हैं। तो कुछ लोग ये मान भी रहे थे कि शायद वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कहेगी उन्हें दूसरे टर्म के लिए तो वो राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अब आई थिंक ये डिबेट खत्म हो गई है मिस्टर जेटली के ट्वीट के बाद। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट जगत से एक और दिग्गज विशाल सिक्का, एमडी और सीईओ इन्फोसिस, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। I mean, all I can say is that he has done a great job, and we wish him very best. I mean, he was one of the visionary. He saw the crisis in 2008 happen long before other people did, and he has had a very deep insight into how the global economy works. And so wish him. I believe that I am particularly excited to see what he will do next. और बहुत जल्दी से मीरा सान्याल का रिएक्शन भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक स्टेप है और ये जो अब हुआ है, ये जो सरकार कर रही है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हमारे मेक इन इंडिया के लिए अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या इंडियन इन्वेस्टर्स हों, तो उनके लिए एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट होना बहुत ज़रूरी है। और रघुराम राजन के होने से लोगों को ये विश्वास है कि इकोनॉमी वेल मैनेज है, खास करके सेंट्रल बैंक के साइड से। आगे जो आ रहा है, ब्रिटेन का एग्जिट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है, हमारी अपनी मॉनसून उसका पता नहीं है कि कब आएगा। तो ये बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हैं जो इकोनॉमी को अस्थगित कर सकते हैं। इस वक्त रघुराम राजन का जाना बहुत हानिकारक है।
तो सबका ये कहना है कि बहुत हानिकारक है। आर शेषाशायी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फोसिस, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। I think this is clearly Dr. Raghuram's choice. He has always been very keen on academia. But having said this, I do hope that we will have leadership in RBI soon, which would do the very, very outstanding work that Dr. Rajan had started. We require very pivotal kind of leadership now from the central bank. तो सभी ओर से एक ही बात कही जा रही है कि बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं मीरा सान्याल ने तो साफ तौर पर मेहर ये कहा कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है जिस तरह से सरकार ने। उनका थोड़ा पॉलिटिकल वो भी रहेगा ये बयान देने में, लेकिन जो मिस्टर बंसाली ने कहा, एक बार फिर से हम सुनेंगे जो मिस्टर बंसाली ने कहा था वो, लेकिन उन्होंने जो कहा वो काफ़ी सीजनड और मैच्योर्ड रिएक्शन था कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही ये कह देता है सरकार को कि मुझे दूसरी टर्म नहीं चाहिए, उसके बाद सरकार के पास भी ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि अभी उनका कार्यकाल ख़त्म होने में 2 महीने का वक्त बाकी है करीब करीब, तो वो वक्त है सरकार के पास, मार्केट के पास, मनी मार्केट के पास, सारों के पास, अब ये फैक्टर इन करने के लिए कि अगला सक्सेसर कौन हो सकता है, कब तक आएंगे वगैरह वगैरह। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन ये खबर आ गई कि सरकार इन्हें सेकेंड टर्म नहीं देगी। 2 महीने का वक्त उन्होंने खुद भी, मिस्टर राजन ने भी दे दिया सारे ही मार्केट्स को, आई थिंक ये फैक्टर इन करने के लिए इस न्यूज़ को। और शायद उन्होंने स्कोप भी खत्म कर दिया मेरे कि जो आरोप लगातार लग रहे थे, रोजाना कुछ दिनों पे लग रहे थे, उस पर भी उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने आई थिंक उन्होंने बड़े ग्रेसफुल तरीके से कहा कि मुझे डिबेट नहीं चाहिए, अगर मेरी नियुक्ति को लेकर इतनी डिबेट हो सकती है, इज बेटर कि आई पुल आउट। तो उन्होंने खुद ही ये कह दिया। लेकिन एक बार फिर से सुनेंगे, क्योंकि हमने जब मिस्टर वल्लभ भंसाली से बात की या फिर बिरला सन लाइफ के मिस्टर बाला सुब्रमण्यम से, उन्होंने भी ये कहा कि एटलीस्ट अगले हफ्ते और सोमवार को तो डेफिनेटली, चाहे वो करेंसी मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट, इसमें अनिश्चितता देखने को मिलेगी, नर्वसनेस देखने को मिलेगी, और ये कुछ हद तक हावी रहेगी। आई थिंक सोमवार के बाजार पे तो इसकी क्लियर इम्पैक्ट रहेगी, बिकॉज आपको याद होगा जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई थी मिस्टर राजन की बतौर आरबीआई गवर्नर, उसके दूसरे ही दिन जिस तरह से चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर करेंसी मार्केट, उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया था, एंड देयर वाज एक राजन रैली के नाम से एक पूरी रैली क्रिएट हुई थी स्टॉक मार्केट में। आई थिंक उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा सोमवार को डेफिनेटली मार्केट में। जी, तो नर्वसनेस रहेगी मंडे और आने वाले कुछ दिनों तक भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हैं ना। अगला हफ्ता वैसे भी अब देखिए मार्केट के लिए थोड़ा सा कंसर्न वाला है ही, क्योंकि अगले हफ्ते ये तो चलो अलग से एक ट्रिगर आ गया, लेकिन वैसे भी जो अगला हफ्ता है वो इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि ब्रिटेन यूरोजोन में रहेगा या नहीं, इससे लेकर जो वोटिंग होनी है, रेफरेंडम जो होना है, ब्रेक्जिट, वो भी अगले हफ्ते होना है। सो आई थिंक एक तरफ ब्रेक्जिट और दूसरी तरफ ये राजन का एग्जिट या रेग्जिट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे बाजार को जूझना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न होगा मार्केट के लिए अगले पूरे हफ्ते में। जी बिल्कुल। और चलिए बंसाली साहब का जिक्र कर रहे थे मेहर, उन्होंने क्या कहा था हमसे बात करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या है कि एक बात हमें समझनी होगी कि वो इस देश में नहीं रहते थे, इस देश में उन्होंने काम नहीं किया, वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर थे, तो वो एक अलग माहौल से आए थे, और मेरे ख्याल से उनके जैसे यंग और टैलेंटेड लोगों के लिए जिंदगी में कई मुकाम होते हैं। मेरे ख्याल से उनको अपने मुकाम की कोई प्लानिंग करनी थी, जिसके लिए वो शायद सरकार के डिसीजन की राह नहीं देख पाए, और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो थोड़ा अचानक सा जरूर लगा, लेकिन राजन साहब इतनी बड़ी हस्ती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो सोचेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जी, अचानक से ये फैसला मेरा आपको लगता है कि वाकई अचानक है या बहुत सोच समझकर सही टाइम पे लिया गया फैसला आप मानते हैं? देखिए टाइमिंग तो खैर अब वैसे भी काउंटडाउन शुरू हो ही गया था, तो उनको ये फैसला तो लेना ही था, लेकिन हुआ क्या है कि ये एक ऐसा एडिशनल ट्रिगर, अगर यही चीज़ शायद 15-20 दिन के बाद होती, जब तक ब्रेक्जिट का फैसला हो चुका होता, तो शायद मार्केट को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता। अब क्या होगा कि सारे जो नेगेटिव ट्रिगर हैं या फिर जो भी अनिश्चितता वाले ट्रिगर हैं सारे एक साथ आ गए, तो आपका डॉलर इंडेक्स है जो कि ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल है, जिसके चलते हम करेंसी मार्केट में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, फिर ब्रिटेन का एग्जिट अगर होना होगा तो वो चीज़ पूरी तरह से फैक्टर्ड इन नहीं है, और साथ ही राजन का एग्जिट, तो सारी जो अनसर्टिनिटी वाली और नेगेटिव खबरें थी
वो अब एक साथ प्ले होंगी मार्केट में अगले हफ्ते। तो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है ये। टॉम वडक्कम कांग्रेस नेता, उनका भी बयान आया है, आइए आपको सुनाते हैं। India does not deserve this kind of expenditure. ये सारे राजनीतिक बयान हैं, लेकिन मेरे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से तमाम विवादों को ख़त्म करने की कोशिश की है रघुराम राजन ने। तो जो कांग्रेस खुलकर एक तरह से सपोर्ट में आ रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रघुराम राजन, चूँकि उनकी सरकार के दौरान उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो एक तरह से यूपीए के अपॉइंटी के तौर पे देखे जाते थे। लेकिन आपने पॉलिटिकल बयान की बात की जी। पी चिदम्बरम ने जो कहा है वो काफ़ी पॉइंटेड है। उन्होंने ये कहा कि मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उनके लिए सिचुएशन ही मिस्टर राजन के लिए ऐसी क्रिएट कर दी गई कि उनकी जगह पे कोई भी होता तो शायद छोड़ दें। लेकिन एक बार फिर से मिस्टर राजन ने जो चिट्ठी लिखी है आरबीआई के कर्मचारियों को, वो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये एक तो जो आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म होगा मैं ये पद छोड़ दूंगा और फिर से शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाऊंगा जहाँ से वे आए थे। लेकिन साथ ही ये कि जब भी देश को ज़रूरत होगी तब मैं देश की सेवा के लिए मौजूद रहूँगा, यानी अभी या फिर आगे चल के भविष्य में भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ही विल बी अवेलेबल। लेकिन उन्होंने, ये बयान खैर काफ़ी लंबा है, आप ये सिर्फ इसका एक अंश देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी साफ कही है कि जिस पे उन्होंने जोर भी दिया है कि एज एन इंस्टीट्यूशन आरबीआई जो है उसकी जिम्मेदारी बहुत अहम है देश की ग्रोथ स्टोरी में। और आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज है जो भी अगले सक्सेसर होंगे उनके लिए, कि किस तरह से इस जिम्मेदारी को अदा किया जाए उनकी तरफ से। और हम लगातार बात कर रहे हैं, रघुराम राजन ने साफ कर दिया है और उन तमाम विवादों पर उन्होंने एक रोक लगाने की, विराम लगाने की कोशिश की है जो उनके दूसरे टर्म को लेकर थी। और मार्केट, जैसे कि मेरा भी बता रहे थे कि अगले हफ्ते काफ़ी चुनौती भरा रहेगा मार्केट। देखिए दो तीन चीज़ें और भी हैं इसमें। क्या है, एक बार फिर से वो देखते हैं उन्होंने जो रेट कट्स किए हैं, क्योंकि आमतौर पे जब भी किसी आरबीआई गवर्नर की बात होती है तो ज़्यादातर बात इसी पर सिमट कर रह जाती है। जैसे मिस्टर सुब्बा राव के साथ मुझे पता है उनका जो कार्यकाल था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मार्केट में बस यही डिबेट होती थी कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रेट हाइक होगा या नहीं होगा। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने आने के बाद कब कितना बदलाव किया ब्याज की दरों में। लेकिन इसके बाहर जो ब्याज की दर है या फिर इन्फ्लेशन को टैकल करना, उसके बाहर उन्होंने देखो बहुत सारी चीज़ें की जिससे आने वाले समय के लिए भी वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। एक तो उन्होंने बैंक्स को मजबूर किया कि जो एनपीएस जिसे बैंक कभी एडमिट नहीं करते थे उसे एडमिट किया जाए। दूसरा आप देखिए ऑन टैप लाइसेंसिंग, ये आज से मतलब मिस्टर राजन के आने से पहले ये चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में बैंक्स के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग हो सकता है। यानी कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अगर बैंक खोलना चाहता है तो आरबीआई में अर्जी दे और उसके बाद सीधा उन्हें लाइसेंस मिल सकता है। ये फिर पेमेंट बैंकिंग, स्मॉल बैंक्स, ये सारे जो इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने जो अपना सबसे एम्बिशियस प्लान था यानी जनधन योजना, इसे रोल आउट किया मिस्टर राजन के कार्यकाल के तहत। और ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था। मुझे याद है उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जनधन योजना के लॉन्च होने के बाद, उसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक साथ देश में आप सोचिए 40-50 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो भी इस शर्त पर कि पहले आप अकाउंट खोलिए, केवाईसी बाद में कीजिए। केवाईसी नॉर्म्स आप 3 महीने बाद, अगले 3 महीने में कीजिए। ये किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना। और फिर एनपीएस का एक बार ओपनली एडमिशन शुरू हुआ, उसके बाद लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरा बदलना, यानी 5 साल की बजाय 25 साल तक बैंक किसी कॉर्पोरेट हाउस की लोन को रीस्ट्रक्चर कर सके। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की है, उनका कार्यकाल भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट आई थिंक आने वाले बहुत सालों तक देखने को मिलेगा। जी, तो वही बात हो रही थी मेरे की, जो एक रोड मैप उन्होंने बना दिया है, एक रास्ता उन्होंने कह सकते हैं कि दिखा दिया है आने वाले सक्सेसर के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अब कुछ हद तक देखिए अब ऑटो पायलट मोड में होगा जो भी सक्सेसर होंगे उनके लिए काम करना, क्योंकि बहुत से लॉट ऑफ फ्रेमवर्क इज इन प्लेस। अब आपको बस उस पर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अनलेस देखिए आरबीआई गवर्नर की कुशलता क्या होती है कि कोई अनफोर्सीन इवेंट को वो किस तरह से जज करते हैं या फिर गेज करते हैं। जो मैंने आपको मिस्टर रेड्डी का उदाहरण दिया, और मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2007 के अंत में ब्याज की दरें जब बढ़ाने की मंशा जाहिर की या फिर शुरुआत की,
तो उसका काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन हुआ। सब ने कहा कि इस समय ज़रूरी नहीं है, देश की इकोनॉमी को रफ्तार चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ाई। और फिर जब 2008 में लेहमैन का क्रैश हुआ और ग्लोबली सब जगह जब मंदी छाई, उस समय वो उन्होंने जो ब्याज की दरें बढ़ा के रखी थी, उसी के चलते भारत की इकोनॉमी पर उतना दबाव नहीं पड़ा जितना बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज पर पड़ा था। और वो हाइंडसाइट में रियलाइज हुआ सबको कि उन्होंने सही किया था। तो फास्ट साइटेडनेस जो है वो बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। वीरप्पा मोइली कांग्रेस नेता, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। Some of these BJP spokespersons like and also the Commerce Minister Mrs. Nirmala Sitharaman, and also one of the important leader of the BJP, Dr. Subramania Swamy, and some of these people, and also including the Nagpur RSS camp was lobbying against him. Was the most unpleasant thing which has happened in this country. I think in the present context of the governance and also in the present regime, I think they do not deserve a person of his level, his height, who can, is a global person, तो सभी कांग्रेस नेता एक ही स्वर में ये बात कर रहे हैं कि ये सरकार डिजर्व ही नहीं करती थी, इनका कद इतना ऊंचा है, इतने टैलेंटेड हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद बहुत तारीफ़ की है, बहुत सराहना की है रघुराम राजन की और उनके काम की। अब मेरे अगर रघुराम राजन की पर्सनालिटी की बात की जाए तो बहुत फोर्थराइट रहे हैं, बहुत ओपन रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार को क्रिटिसाइज़ भी खुले रूप से वो करते थे, जो बहुत पसंद नहीं करते थे बीजेपी के नेता। उसको लेकर भी बहुत उनका क्रिटिसिज्म हुआ, अंधों में काना राजा तक कह दिया था उन्होंने। तो वो बिल्कुल देखिए, वो एक्चुअली वो जो बयान था ना, उससे कुछ हद तक मिस इंटरप्रेट भी किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने लोगों को ये बुरा लगा कि उन्होंने भारत को काना राजा कहा, लेकिन उन्होंने लोगों को ये नहीं दिखा कि उन्होंने पूरी दुनिया को अंधा भी कहा। उनका जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि पूरी दुनिया में तो ग्रोथ है ही नहीं। तो भारत का ग्रोथ 7.5% है, तो भारत हमें राजा लगता है, लेकिन वो अंधों में काना राजा उस सेंस में है कि भारत का ग्रोथ आइडियली अब तक 10% हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो अंडर यूटिलाइज्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो। लेकिन इस बीच मिस्टर जयंत सिन्हा का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने ये कहा है कि द गवर्नमेंट अप्रिशिएट्स द गुड वर्क डन बाय हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिज डिसीजन। अ डिसीजन ऑन हिज सक्सेसर वुड बी अनाउंस शॉर्टली। यानी मिस्टर जेटली की लाइन पर मिस्टर सिन्हा ने भी ट्वीट किया है यहाँ पर। और अब जल्द ही सरकार जो अगले आरबीआई गवर्नर होंगे उनके नाम की घोषणा करेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, जो कि पहले मिस्टर जेटली ने भी कहा। तो उनके बयान मुझे नहीं लगता हाल ही के समय में कोई भी, क्योंकि मैंने खुद कई बार उनके साथ ना सिर्फ इंटरव्यू के दौरान लेकिन कई इवेंट्स में भी जब मैं जाता था उनके साथ, तो मैंने देखा था कि उनकी पॉपुलैरिटी एक आरबीआई गवर्नर से कहीं आगे थी, खासकर यूथ में। आप कॉलेज गोइंग लोगों में देखिए या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में, उनमें जो उनकी एक लोकप्रियता थी, उनकी एक जो छवि थी, वो ना सिर्फ एक एकेडमिशियन की थी, बल्कि जिसे कहते हैं कि एक यूथ के लिए जो एक आइकन होता है, एक सेलिब्रिटी जो होता है कि जैसा बनना चाहते हैं लोग। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कौन से आरबीआई गवर्नर थे जिनका इस तरह का क्रेज रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तभी वो सवाल जो भी थोड़ी देर पहले आपने किया था कि पर्सनालिटी वाइज वो इतने ऊंचे हो गए हैं कि उनके सक्सेसर के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसको शू में फिट बैठता है नहीं बैठता। सरकार को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो ध्यान अब, और उस सरकार तो खैर ध्यान रखेगी, लेकिन जो सक्सेसर होंगे उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और आई थिंक वो तो क्या ये उनके लिए एक परेशानी का सबब भी हो सकता है कि इतनी ऊंची पर्सनालिटी उस पोजीशन को छोड़ के जा रही है जिसकी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है। वो होता है, आप देखिए इस तरह की चीज़ें, खासकर जब कोई व्यक्ति इतने अच्छे कार्यकाल के बाद निकलता है तो। लेकिन अब देखिए कॉर्पोरेट्स, एक बार देख लेते हैं कॉर्पोरेट्स। अब देखिए मिस्टर आदि गोदरेज, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अच्छा नहीं होगा अगर मिस्टर राजन को नया टर्म नहीं दिया जाता है। तो मिस्टर नारायण मूर्ति ने तो इनफैक्ट ये कहा कि इन्हें तो 3 टर्म दिए जाने चाहिए, जिससे कि क्लैरिटी भी रहे, पॉलिसी में कंटिन्यूएशन रहे। ये पहली बार हुआ था कि आप कॉर्पोरेट्स को देखिए, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस को देखिए, रिसर्च हाउसेस को देखिए, इन सबको, और इन सब के बीच एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, हालांकि इसका सीधा ताल्लुकात कोई नहीं है, लेकिन देखिए अभी भी मिस्टर मोदी के आने के बाद 2 साल के ऊपर वक्त हो चुका है, लेकिन जो सॉवरन रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडियन रेटिंग को अपग्रेड नहीं किया है अब तक। और वो इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी नज़र रखते हैं कि देश में
आर्थिक माहौल कैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, क्या प्रो बिजनेस चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, एंटी बिजनेस चीज़ें हो रही हैं क्या, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक इस लिहाज से भी, हालांकि ये कहना गलत होगा कि इसका सीधा ताल्लुकात है मिस्टर राजन नहीं है तो रेटिंग अपग्रेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इरिटेंट फैक्टर ज़रूर होगा इन द डिसीजन मेकिंग फॉर एनी रेटिंग एजेंसी। जी मैडम, आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई जो काम रघुराम राजन ने किए अपने 3 साल के कार्यकाल में, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट आपको कौन सा कदम लगता है जो उन्होंने उठाया? आई थिंक 2 चीज़ें आप देखिए, क्योंकि मैं मतलब जब से मैंने बैंकिंग में कवर करना शुरू किया था, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब किसी गवर्नर ने इतने खुले तौर पर जो लाइसेंसेस हैं, उन्होंने जो लाइसेंस को एक बहुत ही जिसे कहते हैं क्लोजली गार्डेड चीज़ माना जाता था कि नहीं ये तो मिल ही नहीं सकता है किसी को, उन्होंने इस चीज़ को इतना आसान बना दिया ऑन टैप लाइसेंसिंग की प्रक्रिया लाने के बाद। और साथ ही पेमेंट बैंक या फिर स्मॉल एंड मीडियम बैंक्स, ये सारी चीज़ें कि इससे एक जो बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर एक नो एंट्री बैरियर सा जो बना रहता था वो ख़त्म हो गया। और दूसरा, पूरी तरह से शायद वो ये चीज़ कर नहीं पाए, लेकिन बैंक्स के एनपीएस की दिशा में उन्होंने कुछ काम तो किया। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जो नियम थे वो सारे कई साल पुराने थे और बदलते माहौल में उसके चलते बैंक्स पर ये दबाव कभी आया ही नहीं कि वो अपनी बैलेंस शीट का सफाया करें। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि चाइना के बाद इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी उसी राह पर चल रहा था जहां पर कई सालों तक बैड एसेट्स क्रिएट होते रहते और ये शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता अपने आप में। तो ये आई थिंक 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसे आने वाले समय में लोग याद देखिए। वैसे भी कई बार क्या होता है कि उनका जो विजडम है, जैसे उन्होंने फॉल्ट लाइन किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने 2006 में ये कहा था कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है, तब किसी ने नहीं माना और इनफैक्ट कई लोगों ने इसे धुतकार दिया कि ये कुछ नहीं है, बकवास है, ग्लोबल क्राइसिस कहाँ से होगी, सारी इकोनॉमीज इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। 2008 के क्रैश के बाद सबको ये लगा कि नहीं उन्होंने जो कहा था वो सही था, लेकिन वो फोरसाइट थी, किसी ने माना नहीं। जी बिल्कुल। और जिस समय ये पद संभाला था, मेरा 2013 में, उस समय ये जो करेंसी थी वो भी प्लंज कर रही थी, ग्रोथ रुकी हुई थी और इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ था। तो ये तमाम चुनौतियां थी जो रघुराम राजन के सामने थी और कितना बखूबी उन्होंने इन फ्रंट्स पे काम किया। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देखिए 2-3 चीज़ें तो थी और वही जैसे मैंने कहा कि वो एक रैली हमने देखी भी थी, जैसे उनके नाम की घोषणा हुई थी तब से लेकर एक बार फिर से देख लेते हैं आज मिस्टर राजन ने क्या कहा। आरबीआई के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने खुद ही ये जो पूरा स्पेकुलेशन था उसका खात्मा कर दिया कि उन्हें सेकेंड टर्म चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। You know, I have a prepared on that. As far as the question of my continuing in this position after September 4th goes, it would be cruel of me to spoil the fun the press is having with all its speculation. I am personally intrigued by all the letters I'm supposed to have written. Seriously, in all such cases, a decision is reached after discussion between the government and the incumbent. I'm sure you will know when there is news. I cannot do better than point you to the statements of the Finance Minister and the Prime Minister on this. That's all I have to say. ये इनफैक्ट इन्होंने ये बयान दिया था आरबीआई की पॉलिसी के दिन, उन्होंने ये बयान दिया था और तब सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी चीज़ पर तवज्जो दी थी कि अगर मीडिया को इतना मज़ा आ रहा है ये स्पेकुलेट करने में कि उन्हें सेकंड टर्म मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मैं ये मज़ा किल करना नहीं चाहता और इस पर मैं फ़ैसला तब लूँगा जब सरकार अपना फ़ैसला सुनाएगी। ये उनका पहले से ही था मूड। लेकिन आज की जो चिट्ठी है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने खुद ही स्पेकुलेशन ख़त्म किया और दूसरा उनकी जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने खुद ये हिंट भी किया है कि उन्होंने सरकार को पहले से ये कम्युनिकेट कर दिया था कि वो अब सेकेंड टर्म नहीं चाहते हैं। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक उनकी चिट्ठी में निकल कर आई है।
लेकिन ब्रिजेश जो कि मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि इस पर अलग अलग वॉइसेस क्या हैं, लोगों की राय क्या आई है चिट्ठी लिखने के बाद, और साथ ही मुहिम जो शुरू हुई थी मिस्टर राजन को लेकर, उनके खिलाफ भी और उनके पक्ष में भी, वो क्या थी, बताइए ब्रिजेश। जी बिल्कुल, मेरा रेट कट नहीं, हमें राजन चाहिए, ऐसी मांगे उठी हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से भी। राजन के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद रुपया स्थिर हुआ था, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो करेंसी वो प्लंज कर रही थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी हुई राजन के कार्यकाल के दौरान, और राजन के जाने से रुपए में गिरावट का डर पैदा हो गया है। ब्याज दरें घटाने को लेकर दबाव में नहीं आए राजन, लगातार उन पर प्रेशर रहा ब्याज दर घटाने का। सकारात्मक ब्याज दरों के माहौल से विदेशी निवेश बढ़ा, और राजन के कार्यकाल में विदेशी निवेशकों ने राजन पर भरोसा किया, और इसीलिए एफडीआई बढ़ा है। राजन के जाने से एफडीआई कम होने का खतरा भी हो सकता है। एफडीआई घटने से सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। लगातार मोदी सरकार की कोशिश है कि एफडीआई, नए आरबीआई गवर्नर के सरकार के दबाव में आने का डर है। राजन के लिए कहा जाता है दबाव में झुकते नहीं थे, ब्याज दरें तेजी से गिरी तो महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। राजन ने बैंकों के बैड लोन की सफाई की, जिसका जिक्र अभी मेयर भी कर रहे थे। लंबी अवधि में इकोनॉमी को इसका फायदा मिलेगा। बैड लोन्स के अगेंस्ट में जो काम किया है एनपीएस के खिलाफ, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा। बैंकों का एनपीएस सफाई अभियान बंद होने का खतरा हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जो राजन के पक्ष में, राजन के सपोर्ट में कही गई हैं, और खतरा जताया गया है कि उनके जाने से क्या खतरा हो सकता है, और जब उन्होंने पद संभाला था उसके बाद क्या कुछ हुआ, इकोनॉमी किस तरह से संतुलित हुई, संभली, और उसने ग्रोथ की रफ्तार पकड़ी। ये तमाम बातें अभी हमने आपको बताई। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं मेयर, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब खतरों की अगर बात करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि रुपए में गिरावट हो सकती है, एफडीआई पर असर हो सकता है, आपको भी लगता है ये इस तरह के तमाम खतरे हो सकते हैं? देखिए, मोर देन एफडीआई एक्चुअली एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा करेंसी मार्केट में और साथ ही स्टॉक मार्केट में। इन दोनों पर तो रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो कि न्यूज़ को इमीडिएटली फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट जो धारणा थी वो ये थी बाजार की कि राजन को तो सेकेंड टर्म मिल ही जाएगा। अब क्योंकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना ही बाजार प्रिपेयर्ड था और ना ही ये बाजार ने फैक्टर इन किया हुआ था। तो आई थिंक इसका रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर आगे भी हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी और हम अलग अलग वॉइसेस से बात करते रहेंगे। आज भी कुछ बड़े वॉइसेस से हमने बात की और उनका यही कहना है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। सो आई थिंक वन हैज़ टू प्रिपेयर फॉर दैट। जी।